अब अगर आपकी एक ये धारणा बन गई कि योग कारक ऑलवेज योग कारक रहेंगे, तो भी आप गलत जगह पहुंचे। आपकी ये धारणा बन गई कि मारक हमेशा मारक होगा, तो अभी आपकी गलत धारणा बन गई। और सम हमेशा बैलेंसिव रिजल्ट देगा, तो भी आपकी गलत धारणा। योग कारक ग्रह मारक से भी खराब रिजल्ट दे सकते। कुंडली का मारक ग्रह आपको माला माल और धनवान कर सकता हर प्रोस्पेक्ट। और सम ग्रह आपको बड़ी से बड़ी पॉजिटिविटी भी दे सकता है और बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी। कुंडली देखना, कुंडली को एनालिसिस करना, कुंडली को रीड करना रटंत विद्या में नहीं आता। बस आपने कुछ रूल्स याद कर लिए, कुछ चीजें याद कर ली, ये पूरा समर्पण मांगती है, आपको निचोड़ देती है। तब आप एक अच्छे और ढंग के एस्ट्रोलॉजर बन पाते हो, तब आप किसी की लाइफ को अच्छे से रीड। जब आपको फर्स्ट स्टेप में पता चल गया कि मेष लगन की कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, कौन सा ग्रह सम है, अब इसके बाद कहानी शुरू होती है। कुछ लोग इसी को सब कुछ मान लेते कि भाई योग कारक जो ग्रह है उसका जमस्टोन पहना देंगे, मारक जो ग्रह है उसका दान करा देंगे, सम जो ग्रह है उसके हिसाब से पूजा पाठ करा देंगे, कुंडली बैलेंस होगी। गलत है, गलत है। अब उस प्लेनेट की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि वो प्लेनेट योग कारक बचा है कि मारक हो गया। भाई आप एक बड़े घर में पैदा हो गए और ऐसे घर में पैदा हुए जिनका बड़ा वर्चस्व है, बड़ा सम्मान है, पंडित जी बन गए, चलो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, लेकिन शूद्र से भी बढ़कर आपके चरित्र हो गया, व्यसन हो गया। मैं यहाँ पे कम्युनिटी को नहीं बोल रहा, शूद्र कौन है? जो एथिकल नहीं है, जिसको पता नहीं है कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, लाइफ को कहाँ लेके जाना है। मैं कम्युनिटी को किसी कास्ट को संबोधित नहीं करता, ठीक है। आपने एक अच्छे सुसंस्कार कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन आप उसके अनुसार जी नहीं रहे हो, तो क्या आप पूजनीय हो? समाज आपको नेग्लेक्ट कर देगा। आपने खराब कुल में जन्म ले लिया, लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं, तो भी आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलेगी, जो पंडित जी को भी नहीं मिल पाएगी। ये बात आप समझ पा रहे हो? एक तो फिक्स रूल हो गया कि भाई ब्राह्मण का लड़का, पंडित का लड़का ब्राह्मण ही है, उसके पैर ही छूने, ये तो फिक्स रूल हो गया। लेकिन क्या हर जगह ये लागू है? आप उसके चरित्र के हिसाब से, उसके संस्कार के हिसाब से, उसके कुलाचार के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से ही तो उसके साथ व्यवहार करते हो। अगर हाँ सच में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, उन सिद्धांतों को फॉलो कर रहा है, तो आप रिस्पेक्ट देते भी। और अगर उनके खिलाफ जा रहा है तो उसका घर भी उसको छोड़ देता है, समाज की तो आप बात ही छोड़। होता है कि नहीं होता है? और कोई ये छाती ठोके कि भाई मैं यहाँ पैदा हो गया तो मेरे को सब कुछ चाहिए, मैं चाहे जो करूं, तो समाज उसको नेग्लेक्ट करते हैं, आपकी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो वैल्यू कैसे बनेगी? प्लेनेट अपनी वैल्यू खुद बनाएगा। कैसे बनाएगा? अगर अच्छे घर का मालिक कुंडली के अच्छे घर में बैठा है तो वो ग्रह अच्छा है। खराब घर का स्वामी अगर खराब घर में बैठा है तो वो अच्छा है। अच्छे घर का मालिक खराब घर में चला जाएगा, खराब घर का मालिक अच्छे घर में चला आएगा, तो वो खराब हो। रूल नंबर 1, अच्छे घर का मालिक अच्छे घर में है तो वो अच्छा है। खराब घर का मालिक खराब घर में है तो भी अच्छा है। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। कुंडली के अच्छे घर कौन से हैं?
पहला भाव, दूसरा भाव लिख लो, पहला भाव दूसरा। देखो सेलेक्ट करते समय उसकी डिस्क्रिप्शन दूसरा है, लेकिन टेस्ट करते समय उसका डिस्क्रिप्शन दूसरा है। पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, नवां भाव, 10वां भाव, एकादश भाव, ये कुंडली के अच्छे भाव। अगर अच्छे घर का स्वामी इन भावों में बैठा है, फर्स्ट हाउस में, अच्छे घर मतलब योग कारक ग्रह, जो आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह बना है, वो अगर पहले भाव में है, दूसरे भाव में है, चौथे भाव में है, पंचम भाव में है, सातवें भाव में है, नवम भाव में है, 10वें भाव में, एकादश भाव में, इतने घरों में से किसी एक जगह बैठा है, अच्छा एक इसी में रूल और नीच का ना, और अगर नीच का हो तो नीच भंग। मैंने भी एक आपको दिया था फोटो भेजी थी, नीच भंग राजयोग की और मांगलिक दोष, आपके ग्रुप में ही था, पराशरी का जो ग्रुप है उसी में मैंने डाला। जो नए हैं मैं बोल दूंगा मेरे टीम को बात रिसेंड कर, ठीक है, बाकी मैं पढ़ाऊंगा भी। इसी में दो रूल और याद करो, क्या नीच का ना हो, और अगर नीच का है तो नीच भंग में चला तो भी अच्छा हो जाए। और खराब घर का स्वामी, छठा भाव, आठवां भाव, 12th हाउस, जो मारक ग्रह हैं, वो 6, 8, 12 में बैठे या अपने घर में बैठे। खराब घर के स्वामी या तो अपने घर में हो, अपना घर खराब ही घर में हो। अच्छे घर का स्वामी अच्छा, अब खराब भाव कौन से हैं? तीसरा भाव, छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव, और उसका अपनी नीच की राशि। खराब घर के स्वामी 6, 8, 12 में हो या नीच के हो गए तो वो हमेशा अच्छे ही। सम ग्रह का स्वामी कुंडली के जिस भाव में जाए, अगर अच्छे भाव में जाएगा तो कम अच्छा करेगा। अच्छे भाव बता दिए ना अभी, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11। सम ग्रह कुंडली के अच्छे भाव में जाएगा तो कम अच्छा करेगा। क्योंकि है तो एंटी पार्टी ना, पोजीशन तो आपने उसको बहुत अच्छी दी नहीं है, एंटी पार्टी में रखी। दुश्मन तो पहले का है ना वो, आपको कोस कोस के ही तो आगे आया है। तो लीडिंग पार्टी को तो सब कोसते हैं, बाद में लीडिंग पार्टी उसका सपोर्ट लेती है। आपकी कमी तो निकालेगा ही ना कुछ। अच्छी जगह जाएगा कम अच्छा करे, और खराब जगह जाएगा, मारक के जितना खराब, मारक भी उतना खराब नहीं कर सकता जितना सम का ग्रह खराब। अभी आप किसी पार्टी ने किसी को अपने साथ गठबंधन में लिया, अगली बार उसको गठबंधन से हटाना पड़ गया, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। कोई इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, वैल्यूएट कैसे करोगे? योग कारक ग्रह जब कुंडली के अच्छे घर में जाएगा तो अच्छा करेगा, अच्छा है। खराब घरों में जाएगा तो खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्या बोला जाता, देखो अक्षय जी ऐसे प्रश्न मत डाला करिए, क्या होगा जो टॉपिक चल रहा है उसी पर, ठीक है। अच्छे घर का स्वामी कुंडली के अच्छे घरों में जाएगा तो अच्छा रहेगा। खराब घर का स्वामी खराब घर में रहेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छे घर का स्वामी खराब घर में जाएगा तो खराब हो जाएगा, खराब घर का स्वामी अच्छे घर में जाएगा तो खराब। अब 8th लॉर्ड लगन में बैठा हो, तो जब ये 8th लॉर्ड की दशा चलेगी ना, हेल्थ सही नहीं होगी, एक बार सही होगी दोबारा फिर खराब हो जाएगी, या टेंडेंसी बदलती रहेगी, अप डाउन होते रहेंगे। आप किसी एक, क्योंकि डिसीजन मेकिंग क्वालिटी जो है ना वो भी फर्स्ट हाउस ही देता है, आप एक डिसीजन नहीं ले पाओ,
बहुत रिसर्च करने के चक्कर में सब मिस करते चले। क्या प्रॉब्लम आई? 8th लॉर्ड फर्स्ट में। क्या खराब करेगा, क्या अच्छा करेगा? जहां जाएगा, जहां बैठेगा, जहां देखेगा, उन सबको अच्छा करेगा, उन्हीं सबको खराब। अब फर्स्ट लॉर्ड कुंडली के 5th हाउस में जाके बैठेगा, तो पहले भाव का भी लॉर्ड है, पंचम में चला गया। पंचम किन किन चीजों को दिखाता है? अनसर्टेन गेन, बच्चा, बुद्धि, संतान, एजुकेशन। यहां से 7th ऑस्पेक्ट से 11th हाउस को भी देखेगा, फर्स्ट लॉर्ड भी है, तो फर्स्ट के लिए अच्छा कर दिया। भाई आप अगर एक अच्छी पोजीशन पर चले जाते हो तो सबसे पहले आपका घर ही तो राइज करता है। आपके घर में 4 व्हीलर आ जाएगी, रेपुटेशन आपकी बिल्ट हो जाएगी। सबसे पहले क्या डेवलप होगा? आपका अपना घर ही तो डेवलप होगा ना। अच्छे घर का स्वामी जब अच्छे घर में जाता है तो उसके भाव को भी डेवलप कर देता है, जो उसका अपना भाव होता है, अपना जो घर होता है। उसके बाद जहां बैठता है उसको डेवलप करता है। तो 5th लॉर्ड 5th हाउस में चला गया, तो क्या डेवलप कर दिया, क्या उन्नति करेगा? पंचम भाव से रिलेटेड। अगर बच्चा है तो बुद्धि अच्छी होगी, वयस्क है तो बच्चा अच्छा होगा, संतान अच्छी होगी, उसको बढ़ाएगा, उसको अपलिफ्ट करेगा। और यहाँ से 7th ऑस्पेक्ट से, क्योंकि हर प्लेनेट 7th ऑस्पेक्ट से देखता है, यहाँ से 7th ऑस्पेक्ट से 11th हाउस को भी देखेगा, तो उसको भी अच्छा करेगा। अब अगर 8th लॉर्ड कुंडली के 5th हाउस में बैठेगा, खराब घर का स्वामी है, जहां जाए, जहां बैठे, जहां देखे, खराब घर। सुअर को कीचड़ में रहने दो, कीचड़ ही खा ले। सुअर को घर में बिठाने की कोशिश करी तो पूरा घर धुलना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? 8th लॉर्ड सुअर की तरह है, वो जब अपने ही घर में बैठता है ना, उसको विपरीत राजयोग बोलते। राजयोग जानते हो क्या होता है? जब अच्छे घर का स्वामी अच्छे घर में बैठता है तो राजयोग बनता है, और जब खराब घर का स्वामी खराब घर में बैठ जाता है तो विपरीत राजयोग बनता है। अब राजयोग और विपरीत राजयोग में अंतर जानते हो क्या है? राजयोग आपको डायरेक्ट कोई भी चीज आपके हाथ में रख देगा, फेवर में भी लोग आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो गद्दी मिल जाए, विरासत मिल जाए, कोई व्यक्ति आपके कंधे पे हाथ धर दे, वो अपने अधिकार दे दे, राजयोग बैठो। लेकिन जो विपरीत राजयोग होता है वो बंदा रगड़ के आता है, वो साबित करता है, प्रूफ करता है कि मैं कैपेबल हूं, जैसा कर्ण के साथ हुआ। अर्जुन क्या था? अर्जुन राजयोग में था, राजा का पुत्र, गुरु भी अच्छे मिल गए, द्रोणाचार्य, धनुष विद्या सीखी, सब कुछ अपने को, कुछ उसको प्रूव नहीं करना है, सब कुछ मिलता चला गया, मिलता चलता गया, मिलता चला गया सीक्वेंस वाइज। अब उनके अपने पर्सनल कर्म थे, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम भी आई, फैमिली की वजह से प्रॉब्लम आई, लेकिन सब मिलता चला गया ना। गुरु भी टाइम पे मिल गया, सिखाने वाला भी टाइम पे मिल गया, सब कुछ समय पे मिल गया। लेकिन कर्ण के साथ क्या हो रहा? कर्ण को हर चीज को पाने के लिए एफर्ट्स करने, संघर्ष करना पड़ रहा, प्रूफ करना पड़ रहा। उसको जब धनुष विद्या सीखनी थी तो भी खुद से करना पड़ा, और करने भी गया, अच्छा सीखने के लिए गया, श्राप मिल गया, पर बेस्ट जगह पहुंच गया कर्ण। भगवान परशुराम से उन्होंने धनुष विद्या सीखी थी, पता है आपको? कर्ण ने धनुर्विद्या भगवान परशुराम से सीखी। जब भगवान परशुराम को पता चला, और वो उनका एक संकल्प था कि वो क्षत्रियों को नहीं सिखाते थे, वो ब्राह्मणों को ही धनुष विद्या सिखाते थे, तो कर्ण को क्या लगा कि भाई हम ब्राह्मण बन के चले जाते। उन्होंने बताया ही नहीं ब्राह्मण है, खूब सेवा करी, खूब करा, जो है वो कर्ण मतलब परशुराम प्रसन्न होगा, उन्होंने उनको सब कुछ सिखा दिया। लेकिन एक दिन बोला परशुराम ने कि मेरा पैर दबाओ, सेवा करो। पैर दबा रहे थे, उस समय एक कीट जो है, कीड़ा, उनके पैर में या हाथ में, कंधे में कहीं चढ़ा और उसने काटना चालू, तो ब्लड बहता चला गया, बहता चला गया, बहता चला गया। और वो ब्लड का जो स्राव था, मतलब जो उसकी धारा थी, वो परशुराम के पैर से टच हुई। गरम गरम ब्लड जब उनके पैर में स्पर्श हुआ, मतलब वो सेवा करने में इतने मतलब
ध्यान में चले गए थे कि उनको पता ही नहीं था मेरी बॉडी से कितना ब्लड गिरा। परशुराम को तुरंत पता चले भाई तू ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सेंसिटिव होता है, वो अपने कुछ भी हो गया वो देह गेह से परे नहीं जा सकते। तुम इतने इनसेंसिटिव हो, तुम्हें कीड़ा काट रहा है और तुम सेवा में इतने निमग्न हो कि तुम्हें पता भी नहीं चला। इतना सहनशील जो है वो, इतना जो मतलब उसको ये कहेंगे, तुम्हें बॉडी का भी भान नहीं है, तो इतना शरीर पर कमांड केवल छत्री की होती। उनको उन्होंने पूछा तुम कौन हो, तो उन्होंने बोला कि क्षत्रिय हैं, सच में क्षत्रिय हैं या शूद्र हैं, क्योंकि उस समय तो उनको शायद अपनी आइडेंटिटी का भी पता नहीं रहा होगा, है ना, क्योंकि जब कुंती को पुत्र हुआ था तो उन्होंने ऐसे ही डोलची में डाल दिया। एक मलाह को मिल गए थे भगवान, मतलब कर्ण जो है मलाह को मिल गए, है ना। तो उन्होंने जब अपनी आइडेंटिटी बताई तो परशुराम ने श्राप दिया, भगवान परशुराम, कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय ये विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। और ये बात सच भी है, जो चीज छल से प्राप्त होती है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। हाँ, शूद्र पुत्र भी लोग कह ऐसे समझते, लेकिन शूद्रों को क्षत्रियों को नहीं सिखाते रहे, भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को सिखाते। तो कितना मतलब आप विद्या भी ग्रहण करने जा रहे हो तो टीचर नहीं मिल रहा, मिल रहा है तो श्राप दे दे रहा है। कर्ण अपनी को पूरी लाइफ प्रूफ करता रहा बट प्रूफ नहीं कर पाया, शायद सनरूफ खुला रह गया होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, लेकिन नाम उनका भी है, आज कर्ण का भी नाम है, बल्कि कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने अप्रिसिएट किया। जब अर्जुन एक बाण मारते थे तो कर्ण का पहिया 4-5 कदम पीछे जाता। जब कर्ण अर्जुन को बाण मार रहा था तो अर्जुन का जो रथ था वो 4-5 कदम पीछे जाता। और जब अर्जुन बाण मारते थे तो कर्ण का रथ जो था वो कम से कम 15 से 20, 25, 30 कदम पीछे चला जाता। अर्जुन अप्रिशिएट करने लगे, मतलब भगवान श्री कृष्ण कर्ण को अप्रिशिएट करने लगे, वाह कर्ण वाह कर्ण। तो अर्जुन ने बोला भाई उनको क्यों अप्रिशिएट कर रहे हो, वो कर रहा है हम 4 कदम पीछे जा रहे हैं, हम कर रहे हैं तो 20, 25, 50 कदम पीछे चला जा रहा है, इसमें अप्रिशिएशन तो बनता ही नहीं है। तो फिर वहां पे श्री कृष्ण ने बोला कि त्रिलोकी का भार लेकर के मैं तेरे रथ में बैठा हूँ, उसके ऊपर हनुमान जी अलग से बैठे हैं। उसके बाद वो जब बाण मार रहा है तो तब भी तुम्हारा पहिया 4 कदम पीछे जा रहा है, और वो तो अकेला है, तुम मार रहे हो 50 कदम जा रहा है, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे, वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है। बात समझ आ रही है। तो कहने का मतलब क्या, जब व्यक्ति का विपरीत राजयोग होगा चार्ट, वो व्यक्ति संघर्ष करके खुद को प्रूफ करके आ गया, और जब राजयोग होता है तो रास्ते बनते चले जाते। ये डिस्क्रिप्शन है, बस कोई पूछे भाई राजयोग क्या है और विपरीत राजयोग क्या है, बस इतना ही है डिस्क्लेमर। दोनों ही एक सिचुएशन पर जाएंगे, दोनों के पास ही संपदा होगी, लेकिन एक को रगड़ के जाना पड़ेगा, लड़ के जाना पड़ेगा, और एक को कोई आएगा और उसकी झोली में डाल देगा। समझ आ रही है बात। जैसे रतन टाटा जी का राजयोग चला, लेकिन ये जमशेद जी टाटा के पुत्र नहीं है, उनको गोद लिया, क्या राजयोग, क्या राजयोग, विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग की राजयोग हो गया ना। और विपरीत राजयोग क्या है, कि जो एलॉन विरासत में नहीं मिला, रगड़ के। बात समझ आ गई। तो जब राजयोग किसी के चार्ट में होगा तो कोई ना कोई सपोर्ट करने चला आएगा, और जब विपरीत राजयोग होगा खुद को प्रूव करना पड़ेगा, डिजर्व करना पड़ेगा, तब आपको वो चीज। तो मारक ग्रह भी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है जब वो खराब करने अपने घर पर, और अच्छा ग्रह योग कारक ग्रह भी खराब रिजल्ट दे सकता है जब वो खराब। मैं कुछ रेमेडीज बताता हूँ लगन की। कुंडली में जब लग्नेश छठे भाव में जाता है, अष्टम भाव में जाता है, 12वें भाव में जाता है, तो वो खराब
12th पे ही ले, जब किसी की कुंडली में लग्नेश अपने से 12th हाउस में जाए, मतलब 12वें भाव में लग्नेश पड़ा, आपका असेंडेंट 12th हाउस में पड़ा, इसको अच्छी पोजीशन नहीं बोली जाती है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब। क्यों अच्छी नहीं बोली गई? 12th हाउस लॉस का है और फर्स्ट हाउस क्या है? मेमोरी, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, आपकी अपनी फिजिक। 12th हाउस लॉस को रिप्रेजेंटेट करता है, हानि को रिप्रेजेंटेट करता है। तो वो चला गया 12th, मतलब हानि हो गई। ऐसा व्यक्ति अगर खुद से कोई डिसीजन लेता है किसी भी एस्पेक्ट से, वो हमेशा फेल हो, जिसका लग्नेश 12th में बैठे, हमेशा फेल। लेकिन 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है। डेस्टिनी तो ये आपको दिखा दिया कि भाई आपको डिसीजन लेना नहीं है। आपके चार्ट से ये पता चल रहा है, कुंडली देख के पता चल रहा है आपको डिसीजन लेना नहीं आता, आपकी मेमोरी सुपर फाइन नहीं है, आप फिजिकली अच्छे एक्टिव नहीं। लेकिन 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है, अपने को ज्ञानवान करने के लिए, अपने को डिसीजन मेकर बनाने के लिए खुद पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ज्ञान के द्वारा 12th हाउस ध्यान भी है, मेडिटेशन के द्वारा। 12th हाउस में कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से 12 नंबर राशि पड़ती है, इसलिए गुरु का भाव भी है कि आप अपने लिए कोई गुरु बनाओ अपनी लाइफ। इससे बेस्ट कोई रेमेडी नहीं। अगर फर्स्ट लॉर्ड 12th में है, कोई और गुरु बनाए ना बनाए, लेकिन इसको गुरु बनाओ। आपका एक कोई मेंटोर होना चाहिए कि आप अपने लास्ट डिसीजन बिना उससे पूछे नहीं, और यह अति महत्वपूर्ण डिसीजन आप उससे बिना पूछे नहीं। तो ये एक्यूरेट रेमेडी है जब लग्नेश 12th में जाता। या तो आप अपना मन बुद्धि चित्त चेतना किसी पर इन्वेस्ट कर दो कि भाई ये जो बोलेगा वही करेंगे, या तो खुद को कैपेबल बनाओ कर्म योग के द्वारा। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, 3 तरह के योग हैं, शास्त्र में बताए गए, गीता में। ज्ञान योग क्या है? उसके बारे में सीख करते रहना, कंसीव करते रहना, जहां भी जिस बुक्स में जिस व्यक्ति के पास उस चीज की नॉलेज है, उस चीज पर कमांड है, उसके साथ अलाइन करना, उससे सीख लेना। कर्म योग क्या है? कि उन चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, मेडिटेशन करने लग गए और चीजें करने लग गए। भक्ति योग क्या है? सरेंडर करो किसी व्यक्ति पर, किसी देवता पर, किसी पर सरेंडर कर दो। प्रभु मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आप देख लो क्या। 10 15 20 दिन ऐसा आएगा कि आपको उसमें एक्यूरेट डिसीजन। 12th हाउस मेडिटेशन का, अपने को इम्प्रूव करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो। योग का है, योग कर सकते हो। मतलब आपको अपने पर इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसे चीजें चल के नहीं आएंगी आपको। अगर हेल्थ सही नहीं है तो हेल्थ आपको ही सही करनी है और कोई सही करने नहीं। 6 में है, छठा भाव रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, कंपटीशन का। जिनका लग्नेश कुंडली के 6 हाउस में जाता है वो लो कॉन्फिडेंटेड, फाइटिंग स्पिरिट नहीं होती है उनके, या होती है तो बहुत कम होती है, कोई भी कारण होगा। बॉडी वीक होगी, मेंटेलिटी वीक होगी, इनको समझाते रहो फिर तो समझ नहीं आए। एक नेगेटिव शब्द है, नेगेटिव शब्द, ये बहुत नेगेटिव है। फर्स्ट लॉर्ड जब 8th में जाता है वो व्यक्ति बहुत नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी है नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, प्रोबेबिलिटी। हो सकता है उसने अपने पर काम बहुत कर लिया, बहुत नेक्स्ट लेवल काम कर लिया, अब इम्प्रूव हो गया, अब आप प्रिडिक्शन दो तो खराब हो जाए। लेकिन एक टाइम ऐसा रहा होगा कि जब वो नेगेटिव रहा, डिप्रेशन में जाते हैं लोग जिनका लग्नेश 8th में जाता। तो जब आपका लग्नेश कुंडली के 6 में जा रहा है, रोग ऋण शत्रु, फाइटिंग स्पिरिट की कमी है, जो बॉडी में फाइटिंग करने वाले जम्स हैं उनमें भी कमी होगी। अभी एक शब्द आया था कोविड के टाइम पे, इम्यूनिटी। तो आपकी हेल्थ को देखो तो इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, और अगर मेंटेलिटी को देखो तो फाइटिंग स्पिरिट कम हो सकती है।
8th हाउस सडन चेंज है, पेन है। तो अगर लग्नेश 8th लॉर्ड में आता, 8th हाउस में आता है, तो या तो बॉडी में पेन दे सकता है या मेंटल पेन दे सकता है। मेंटल पेन क्या? स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, उससे भी पेन ही मिलता है आदमी को एंड ऑफ द डे। और अगर आप हेल्थ की बात करोगे तो हेल्थ में कुछ ना कुछ लगा रहेगा। किसी ने ट्रू सर भी लिखी, ठीक है। इसकी रेमेडी क्या है? जब भी लग्नेश 6th हाउस में आ रहा है और वाइसा वर्षा है, चाहे लग्नेश छठे में बैठ जाए और चाहे 6th लॉर्ड लगन में चला जाए, चाहे लग्नेश 12 में चला जाए या 12th लॉर्ड लग्नेश लगन में आ जाए, चाहे लग्नेश 8th हाउस में चला जाए या 8th लॉर्ड लगन में आ जाए, और जब इनकी दशा चलेगी तब ये सिचुएशन ज्यादा खराब, वाइसा वर्षा। अब कोई ये कह नहीं मेरा कहीं नहीं गया, भाई 8th लॉर्ड बैठा लगन में, सेम सिचुएशन कब होगी? जब वो प्लेनेट दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आएगा, तभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। समझ आ रही है बात? तो 6 फर्स्ट हाउस की फर्स्ट लॉर्ड अगर 12th में जा रहा है, तो आपको गुरु बनाना है, मेंटोर बनाना है, या खुद पर इन्वेस्टमेंट करना है, नॉलेज के थ्रू, लर्निंग के थ्रू, है ना, या प्रैक्टिसिंग के थ्रू। जब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा कुछ नहीं। और डिसीजन में भी खुद पर डिपेंडेंट नहीं होना, किसी का लेके चल। और ये रियलिटी है, लग्नेश 12th में गया, आपको तमीज नहीं है, आपको नहीं पता क्या होता। और ये जितने जल्दी मान लोगे उतने बड़े लॉस से बच जाओगे। सीधा स्पष्ट आंसर है ये। कुंडली सीधे बोल रही है भाई, अब उसमें तुम बुद्धिमान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? चार्ट ने बोल दिया ना, कोई 12th में गया मतलब आपको अपनी खुद नहीं चलानी। जहां आप अपनी खुद चलाओगे लॉस में चले। अब मेरा भी लग्नेश चला गया, तो मैं जब खुद डिसीजन लेने की कोशिश मैंने तब जब भी किया, प्रॉब्लम आ गई। अब मेरे फादर को भी मेरे को कुछ बोलना होता है, मैं डायरेक्ट नहीं बोलता। एक किसी व्यक्ति को पकड़ता हूँ जिस पर फादर का इंटरेस्ट ज्यादा है, उसको अपनी बात होगी, मेरे फादर थोड़े से इम्बैलेंस जल्दी हो जाते हैं। मैं उनको इरिटेट नहीं करना चाहता, उनको गुस्से में नहीं देखना चाहता। तो मैं करता क्या हूँ मैं, और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, मैं कोई बात बोल रहा होता हूँ, वो थोड़े अपनी उनके अपने मतलब पुराने कुछ ख्याल आते हैं, तो लड़ाई झगड़ा क्यों ही करना है। तो मैं किसी थर्ड पर्सन को पकड़ता हूँ, उसको अपनी बात बताता हूँ, वो मेरे फादर पर इन्फ्लुएंस डाल देता, हमारा काम आसान हो जाता। मेरे को खुद से कोई डिसीजन लेना होता है, तो मैं हर जगह किसी ना किसी को पकड़, मेरे को कपड़ा लेना है, मैं एक बंदा पकड़ता हूँ जो अच्छा, जिसको ड्रेसिंग सेंस की तमीज। मेरे को गाड़ी लेना है, तो जिसके पास 2 4 6 गाड़ियां खड़ी हैं उससे फोन पे बात कर ले। क्या करना है भाई, खुद ही दिमाग क्यों लगाना हर जगह? टाइम भी बच गया, चीजें भी बच गई, और बेस्ट डिसीजन नहीं, वो तुम्हारे लिए रिसर्च कर रहा है दूसरा बंदा, वो आपको जो फाइनल डिसीजन दे रहा है, 2 4 से और उसको मिला लो, कर लो। जरूरी है क्या कि तुम्हें पिताजी हर बात बनो? बात समझ आ रही है? एक्चुअल रेमेडीज ये मतलब ये नहीं है कि इतने दिन जाके नाक कान बंद करके कम से कम 15 मिनट की डुबकी लगानी है आपको गंगा में, तभी उपाय होंगे। उपाय ऐसे भी हो। 6 हाउस में अगर आपका लगन किया है या वाइसा वर्षा, 6 लॉर्ड अगर लगन में आ गए, तो फाइटिंग स्पिरिट कम हो गई या इम्यूनिटी आपकी कम हो गई। तो इम्यूनिटी कम होगी तो हेल्थ जो है आपकी कुछ ना कुछ उसमें लगा है। और अगर फाइटिंग स्पिरिट कम होगी तो आपको, आपके पीछे कितना बड़ा मोटिवेशन स्पीकर क्यों ना बैठा हो आपके लिए, आपको फिर भी वहां कुछ ना कुछ नेगेटिव निकालो, फिर भी आपको वो जगा नहीं पाएगा, चैतन्य नहीं कर। उसकी रेमेडी क्या है? उपाय क्या है? छठा भाव
नौकरी करने का है, सेवा करने का है। आपके द्वारा किसी की सेवा अगर हो रही है ना, इससे बेस्ट कोई रेमेडी नहीं। सर्विस दीजिए विदाउट पेइंग सर्विस। उससे कुछ नहीं लेना है, सेवा देते से कुछ नहीं चाहिए। आप कोई ऐसा स्थान चूज कर सकते हो, मंदिर हो गया कि भाई वहां पे जाके संत सेवा करेंगे। आप कोई एनजीओ चूज कर सकते हो कि भाई हम भी कल्याण कर लेंगे। उसमें जो भी प्लेनेट होगा उसके हिसाब से ही उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला अभी कि फर्स्ट लॉर्ड 12th में जाएगा, तो मेंटोर एक अलग चीज है, वो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं। गुरु जुपिटर होता है। अब मेरा लगन जो है धनु लगन है, 12th में चला गया, तो मेरे को सही डिसीजन लेना तब आया जब मैंने गुरु दीक्षा ली, मैंने गुरु बना। अब मेंटोर कौन रखेगा? जो मरकरी वाला, क्योंकि मेंटोर को आप चेंज कर सकते हो, गुरु चेंज नहीं कर सकते। उसमें जितने प्लैनेट्स होंगे उस तरह का व्यक्ति आपके पास होगा। उस पर बाद में जाएंगे, ठीक है। 6th हाउस आपकी सेवा को रिप्रेजेंटेट करता है। आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने शरीर से, क्योंकि फर्स्ट हाउस शरीर है, फर्स्ट हाउस आपकी मेंटालिटी है। आपको अपनी तरफ से अपनी ऐसी मेंटालिटी बनाना है कि मैं किसी के काम आ जाऊं, भगवान कुछ मेरे साथ ऐसा करे। और अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो शरीर से सेवा करनी। ये जो आपको प्रॉब्लम दिख रही है ना, प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी। तो इसमें फाइटिंग स्पिरिट की कोई जरूरत ही नहीं है। सेवा करने में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आपका वहां पे इमोशन कनेक्ट आ जाता, इमोशनल कनेक्ट आ जाता, इमोशनल कनेक्टिविटी आ जाती। जब आपके मन में ऐसा कभी भाव डेवलप होगा कि मेरे को सेवा करनी है, एक फाइटिंग स्पिरिट अपने आप जनरेट हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, कि आपको भगवान उसके लायक बनाते चले जाएंगे। आप सोचोगे मैं सही रहूं, आप सोचोगे मैं सही सोचूं, आप कभी नहीं कर। आपने ये सोच लिया कि मेरे को इसकी सेवा करनी है, मेरे को इतना कैपेबल बना दो, अपने आप वो वेव्स जो है ना प्रकृति पर जो घूम रही है, वो आपको फॉलो करना चालू। और जब फर्स्ट लॉर्ड 8th में बैठा हो, तो डेड केस में आपका कितना बन जाए, बिगड़ जाए, हेल्थ वाइज कुछ भी हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए, कोई आपको भेड़ के चला जाए, रगड़ के चला जाए, ईटा मार के चला जाए, आपको किसी का लॉस नहीं करना, आप किसी को पेन नहीं देना, आपको किसी को नहीं मारना है। 8th लॉर्ड लगन में बैठता, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, आपको वो 2 तमाचे मार रहा, मारने आप मत, अपना कर्म खराब मत। और एक टाइम ऐसा आएगा ना, झेलते 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 8th हाउस अनसर्टेन गेन दे देगा, मतलब अनअर्न्ड मनी दे देता है 8th हाउस। सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो लग्नेश 12th में जाए तो आपके पास मेंटोर या गुरु होना जरूरी है। 6 में जाए सेवा जरूरी है, फिजिकल सेवा, क्योंकि फर्स्ट हाउस फिजिकली है, शरीर है आपका, शरीर से सेवा। और 8th में चला जाए तो दूसरे को समस्या में नहीं डलना है, आप कितनी बड़ी समस्या में क्यों। समझ आ गया? ये रेमेडी है। या लग्नेश 6 में जा रहा था तो शरीर से सेवा करनी थी, द्वितीय जाएगा तो धन से सेवा, तृतीय जाएगा तो सपोर्ट, चतुर्थ जाएगा तो माँ की सेवा,
या किसी को खुशी देते रहो, प्रसन्नता देते रहो, शांति देते रहो। जिस हाउस का लॉर्ड 6 में जाएगा उस चीज की सेवा कर दो, हो गया काम। इसीलिए बोला जाता है जिनका 7th लॉर्ड 6 में जाता है उनको सेवा करने वाली पत्नी लेके आनी, सर्विस करती हो, लॉयर हो, छठे भाव से कुछ ना कुछ उसका प्रोफेशन अलाइन, उसमें जूझती हो। होगा क्या, प्राय हमारी क्या मेंटेलिटी है, खाना वाइफ बनाए, कपड़े वाइफ धुले, बच्चे को तैयार वाइफ करे। जब वो जॉब करती होगी तो आप उसका हाथ बटाओगे ना, उसके काम आओगे ना, उसका काम कुछ हल्का करोगे ना। हो सकता है जोरू के गुलाम भी बन जाओ। आपका काम ना सही चल रहा हो तो कुछ ऐसा करते भी है। पत्नी 2 लाख महीना कमा रही, पति भाई साहब अपना लड़के बच्चे में व्यस्त है एकदम। तो 7 लॉर्ड 6 में आया, पत्नी की सेवा करो। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी वर्किंग फीमेल लेके आओ, उसके पास कम टाइम रहेगा तो आपको उसका हाथ बटाना पड़ेगा। ये रेमेडी देते हैं एस्ट्रोलजर्स। 9th लॉर्ड 6 में आ जाए, फादर की सेवा करिए, गुरुओं की सेवा करिए, धर्म के लिए कुछ करिए, धर्म की सेवा करिए, आपके द्वारा आपके धर्म का नाम बढ़े। 10th लॉर्ड आ जाए, बॉस की सेवा करो भाई, जो आपका ऑनर है वो आपका सब कुछ है, तभी तो आपकी नौकरी अच्छी चलेगी। बॉस के सामने बॉस बनने की कोशिश करोगे वो क्रॉस कर देगा आपको। और 11 लॉर्ड 6 में आए, समाज सेवा करें। 12th लॉर्ड 6 में आए वो अच्छा हो गया। 8th लॉर्ड 6 में आए, अच्छा हो गया। विपरीत राजु, खराब घर का स्वामी खराब घर में, यहाँ सेवा नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये अपने आप अच्छे ही करेगा। बात समझ आ रही है? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। 6 हाउस सेवा है, जो हाउस का लॉर्ड वहां जा रहा है उसकी सेवा करें। 8th हाउस पेन रिलीफ है, जो प्लेनेट वहां जा रहा है पेन रिलीफ है। जिस हाउस का लॉर्ड वहां पे जा रहा है कम से कम उसको आपकी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और वो आपको पेन देगा। 3rd लॉर्ड 8th में आ जाए, छोटा भाई वॉट लगा देगा आपकी, ऐसे सर पकड़ के रोगे भाई क्या ही भाई मिला है, किसी काम का तो है नहीं, आज ही इसको हटाता हूँ। अब वो पता चला रात में टाइट होके आ गया और नीट लिया उसने, अब पूरा घर में आतंकवादिता, उठा लिया बल्ला बैट, वाइफ का भी सर फोड़ रहा है, अपना भी फोड़ रहा है ना कुछ घर ऐसे। और आप कह रहे हो यार क्यों ही मैं इसकी फैमिली को देख रहा हूँ, क्यों ही मैं इसको देख रहा हूँ। तो आपने भी मतलब उसको झेलना है, वो जो बदतमीजियां कर रहा है वो झेलना है। और किसको झेलना है वो भी चार्ट से देख सकते हैं कि जिस हाउस का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है उसी को ही झेलना है, बाकी किसी को झेलना नहीं, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी होके आया है, उतना खराब करके जाएगा ही। और जिस दिन उसका आपका लेन देन खत्म हो जाएगा उस दिन अपने आप कुछ ना कुछ मूवमेंट हो जाएगा। प्रकृति अपने आप हटाएगी, आप मत हटिए, नहीं तो फिर कहीं और से प्रॉब्लम आएगी। बात समझ आ रही है? रेमेडीज जो दी जाती हैं, उपाय जो दिए जाते हैं वो ऐसे दिए जाते हैं। ये डायरेक्ट उपाय होता है, एक इनडायरेक्ट उपाय होता है कि भाई ये करो वो करो ऐसे करो वैसे, इस पे हम बाद में। समझ आ गई बात? कुंडली में सबसे पहला काम क्या है आप, कारक मारक सम को छांटना। डेफिनेशन क्या है, योग कारक ग्रह अगर अच्छे घर में गया है तो वो अच्छा है, खराब घर का स्वामी अगर खराब घर में गया है तो अच्छा है। या तो वो अपने घर में बैठा हो या तो खराब घर में बैठा हो। और अच्छे घर का स्वामी खराब घर में जाएगा तो खराब हो जाएगा, खराब घर का स्वामी अच्छे घर में जाएगा तो खराब हो जाएगा। और सम का जो स्वामी है अच्छे घर में जाएगा कम अच्छा करेगा, खराब घर में जाएगा तो मारक से भी ज्यादा खराब, कि वो तो आपकी भी पोल जानता है, पुराना विरोधी है, और आपकी कमियों को भी देख लिया आपके साथ रह के।
तो वो एक वो शत्रु होते हैं ना, जो मतलब आपके मित्र बन जाते हैं और आपकी घात कर रहे होते हैं आपके साथ, वो सरीसर्प हो जाता है। वो ऐसा नाग है कि जब वो चाहेगा बहुत लंबा डसेगा। हम लोग कहते हैं ना आस्तीन का सांप, तो ये सम वाला जो प्लेनेट होता है वो लगभग वैसे ही होता है, आस्तीन का सांप जैसे। आपके साथ रह के आपकी पोल पट्टी की जान रहा है, पुराना दुश्मन है। तो अगर वो दुश्मनी पे आएगा तो उससे बड़ी दुश्मनी कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी पोल पट्टी भी हो जाए, विभीषण टाइप। और अगर आपका बनाने आएगा तो भी उतना नहीं बना पाएगा जितना और बना सकता। बात समझ आ रही है? ये फंडामेंटल ही कुंडली में आपको माहिर कर। अब अच्छा घर का स्वामी अच्छे घर में है, तो जब उसकी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा आएगी, तब तब वो अच्छा ही करेगा। खराब घर का स्वामी अगर खराब घर में है, तो जब उसकी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा आएगी, तो भी वो अच्छा ही करेगा। क्या करेगा? खराबी को कम करेगा। देखो देखो, खराब घर का स्वामी जब खराब घर में बैठता है, तो खराबी को कम कर देता है, खराबी को खा जाता है, और खराबी में भी अच्छा ही निकालता है। समझ आ गई? कूड़े के ढेर में भी भीड़ निकलती है। आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपकी कुंडली में अच्छा घर ग्रह कौन है, खराब ग्रह कौन है? अच्छे घर का स्वामी अच्छे घर में है तो अच्छा है, खराब घर का स्वामी अच्छे घर में है तो अच्छा है, अच्छे घर का स्वामी खराब घर में है खराब है, खराब घर का स्वामी अच्छे घर में है खराब। क्या खराब है, कैसा खराब है, कितना खराब है? डिग्रिकली बताया, दिशा बल बताया। अब आप यहाँ पे ये ना कर लेना भाई दिग्बली होके बैठा है। खराब घर का स्वामी खराब घर अच्छे घर में बैठा है और दिग्बली हो गया, तो खराबी करने गया ही था, पावरफुल भी हो गया है, डिग्रिकली भी पॉजिटिव हो गया है। वो ऐसी वॉट लगाएगा ना, पूरी जिंदगी त्रस्त कर देगा। अब यहाँ पे ये ना कहना सर ये तो दिग्बली हो गया तो अच्छा हो गया। अच्छा कुछ नहीं है, अच्छा कुछ नहीं है। वो पावरफुल हो गया दिशा बल के द्वारा, डिग्रिकली बल के द्वारा, फ्रेंडशिप हाउस के द्वारा। वो अपनी स्ट्रेंथ को ही बढ़ा रहा है। और अगर उसने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया है, तो वो अच्छा करने के लिए नहीं बढ़ाया है, खराब करने के लिए ही बढ़ाया है। अब कोई मारक ग्रह कुंडली के अच्छे घर में बैठा है, दिग शून्य होके बैठा है, 0 डिग्री पे बैठा है, खराब राशि में बैठा है, कितना ही खराब करेगा, उसके पास ताकत ही नहीं। किसी ने हिम्मत कर भी ली कि हम आपका बहुत कुछ बिगाड़ देंगे, और वो ड्रिंक करके आ गया, तो आपका 2 तमाचे में बाहर। लेकिन वो पहलवान होके आ गया है, पावरफुल होके आ गया है, तो आपकी लंबी बॉट लगाने। इसलिए पूर्व में जो मैंने आपको चीजें पढ़ाई हैं, दिशा बल कैसे देखा जाता है, डिग्रिकली बल कैसे देखा जाता है, फ्रेंड शाइन कैसे देखा जाता है, शत्रु राशि कैसा देखा जाता है, ये सब प्लैनेट की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंटेट करेंगे कि ग्रह कितना पावरफुल है, और उसी पावर के साथ उसी फोर्स के साथ आपके साथ अच्छा या खराब करेगा। अब 11,000 वोल्ट की जो है वो करंट निकल रहा है आपके छत के ऊपर से, एक तार गिर जाएगा घर स्वाहा हो जाएगा। और उसी 11,000 वॉट के करंट से कई ट्रांसफार्मर पर करंट जाता है, फिर आपके घर में करंट जाता है। तो एक एंगल से तो वो अच्छा भी हो गया, लेकिन एक एंगल से वो बहुत खराब है। 3-4 फुट से भी खींच लेता है 11,000 की अगर वॉट करंट जा रहा है। बात समझ रहे हो आप? तो ग्रह का बली होना, ग्रह का पावरफुल होना, ग्रह का डिग्रिकली अच्छा होना, उसकी अच्छाई को रिप्रेजेंटेट नहीं करता है, उसके बल को रिप्रेजेंटेट करता है। और अगर किसी प्लेनेट का बल बढ़ गया है और वो शत्रु होके बैठा है आपके चार्ट में, तो उसका बल आपके लिए खराबी ही पैदा करेगा, ना कि अच्छाई। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैसी बुद्धि हम लोग की है कि सर ये तो दिग्बली हो गया इसका मतलब अच्छा हो गया। अच्छा कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इन चीजों को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि और चीजें कैसे काम करती हैं। और मैं आपको कुछ संबंध बताऊंगा, प्लैनेट्स के संबंध कैसे बनते हैं। टाइम रहा नीच भंग राजयोग पे जाएंगे, वैसे इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई, यूट्यूब पे पड़ा है, देख लेना है। और साथ ही साथ मांगलिक दोष पे बात करेंगे आगे की क्लासेस में।
मेन चैप्टर्स पे आएंगे और कुछ बड़े राजयोग की बात करेंगे कि कुंडली में कैसे बने, काल सर्प दोष और चीजों को कैसे देखा जाता है। जितना मैंने कमिटमेंट किया है आपसे उन सब चीजों को हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्लास ऐसे ही चलने दे, वीकली, प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? जल्दी करने की कोई जरूरत भी नहीं, आराम से चलने देते हैं, है ना। क्वेश्चंस मैं आज लूंगा नहीं आपके, नेक्स्ट क्लास में आधे घंटे पहले आप ज्वाइन कर लेना। जिनको क्वेश्चंस लेने हैं वो 7:30 बजे क्लास ज्वाइन करेंगे। 8 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट होगी, 8 बजे से 10 बजे तक क्लास चलेगी। उसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी। जिनको प्रश्न पूछने हैं, जिनको सॉल्यूशंस चाहिए, वो 7:30 बजे ज्वाइन, और जिनको डायरेक्ट क्लास में आना है वो अपना सेम टाइम पे जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में 7:30 बजे आप क्लास को ज्वाइन कर लेना, बड़ा मजा आएगा। आगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे नेक्स्ट क्लास में हम और चार्ट्स लगाएंगे, आपके ही चार्ट्स होंगे जिसपे हम डिस्कशन करेंगे भाई इस कुंडली में योग कारक कौन हुआ, मारक कौन हुआ, पादकेश कौन हुआ, है ना। उसके लिए मैं कुछ करता हूँ, फॉर्म वगैरह बनाता हूँ, कुछ टीम को बोल के आप उसको फिल करो अपने डिटेल्स जो भी है, और 10-15 लोगों के चार्ट ऐसे ले लेंगे। तो आप लोग 100 लोग लगभग एक्टिव रहते हो, 90 लोग। आगे की कुछ क्लासेस में आप सबके सीक्वेंस वाइज किसी ना किसी एक टॉपिक पे आपका चार्ट भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय श्री